Namaskar, folks. Welcome back to the new video of Loki. We are here with a new video of legal current affair for the month of November and December 2022. This video is specially for DOLLB, CLAT, ILAT, and NLSAT and other one-day law exams. So let's begin with the video. So the first news is draft prevention of cruelty to animal amendment bill 2022. So government has introduced the draft prevention of cruelty to animals amendment bill 2022 to amend the 6-decade-old law prevention of cruelty to animal 1960. तो 1960 का एक लॉ था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, इसको अमेंड करने के लिए गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट लाई है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल अमेंडमेंट बिल 2022 which has various provision their draft includes bestiality as a crime under the new category of gruesome cruelty. तो bestiality क्या होता है? बेसिकली इट इज़ सोडोमी विद एनिमल्स. आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ना कि एनिमल भी सुरक्षित नहीं है. अब तो हमारे यहाँ पे एक यूपी की न्यूज़ आई थी, बकरे के मुंह का बच्चा हुआ था एक का, तो बकरे का बच्चा हुआ था बकरी का इंसान के मुंह का. ठीक है, तो इस वजह से इस तरह के लॉज को अमेंड करना पड़ रहा है अब इसके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट होने जा रही है, इसलिए इस तरह के लॉज आ रहे हैं, अब अमेंड किया जा रहा है. द ड्राफ्ट ऑल्सो प्रपोजेज इंसर्शन ऑफ अ न्यू सेक्शन 3A विच प्रोवाइड 5 फ्रीडम्स टू एनिमल. 5 तरह की नई फ्रीडम्स एनिमल, बेसिकली एनिमल राइट्स आ जाएंगे, कुछ उनके पास भी अधिकार आ जाएंगे. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज सुप्रीम कोर्ट ऑन शॉर्ट टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स. पहली बात तो हमारे प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मिस्टर श्री राजीव कुमार जी. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि 25th हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और क्या इनका टेन्योर होता है, कैसे इनको इलेक्ट किया जाता है. दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट. ओके, और इनका कितना टेन्योर हो रहा है होता है. ठीक है, ये सब गिवन है कहाँ पर? सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट ऑफ 1991 सेक्शन 4 says the term of chief election commissioner and election commissioners is 6 years or till the age of 65 whichever is earlier. तो या तो 6 साल या फिर 65 साल, या तो उनकी एज 6 साल के लिए पूरी अगर है तो उनको 6 साल का टेन्योर रहेगा. अगर वो 63 के हैं तो 3 साल बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा. 3 साल नहीं, 2 साल बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा कि 65 मैक्सिमम एज बताई गई है. ठीक है, तो इसके ऊपर बोला गया है कि इनका जो टेन्योर है वो शॉर्ट किया जाए. तो इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि टेन्योर क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किस तरह इलेक्ट होते हैं, कौन इलेक्ट करता है इनको. ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनको तो इलेक्ट कौन करता है हमें पता है, और इनका इम्पीचमेंट कैसे होता है. इनका इम्पीचमेंट भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी तरह ही होता है. अब देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट कैसे होता है. और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका इम्पीचमेंट कैसे होता है, इसमें क्वेश्चन कंफ्यूज करके दिया जाता है. तो जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका इम्पीचमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंसल्ट के बाद प्रेसिडेंट करता है. ठीक है, इन सब चीज़ों को नोट करते रहें. इनका स्क्रीनशॉट तो आप लेते ही होंगे, लेकिन इस चीज़ को नोट भी करें. ठीक है, ओके. सो मध्य प्रदेश टू इम्प्लीमेंट पेसा एक्ट. पेसा एक्ट क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज. पेसा, द शेड्यूल एरियाज आर प्लेसेस दैट आर मेनली डोमिनेटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज़. जो हमारी वन में रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए आया गया है ये जो पेसा एक्ट है. बेसिकली क्या होता था अभी तक, जो हमारा 73rd पार्ट 11 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है पंचायती राज का, ये ग्राम सभा के जो इसके वो होते थे प्रोविजंस हैं, ये पंचायत इनके लिए शेड्यूल एरियाज़ पर लागू नहीं होते थे, बट अब से यहाँ पर भी ये लागू. इट इनेबल्स द ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इन दीज रीजन. तो इन क्षेत्रों में भी अब इसके प्रोविजंस को लागू किया जाएगा. ठीक है, इसके साथ इम्पोर्टेंट आता है नवंबर 15 है जनजातीय गौरव दिवस. इस साल से मेरे ख्याल से इस साल से बोला है, पिछले साल से बोला था, हाँ इस साल से बोला है. नवंबर 15 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा. इस दिन बिरसा मुंडा जी के जन्म तिथि भी है 15 नवंबर को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है. और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो आप छोड़ ही नहीं सकते, पंचायती राज एक्ट कहते हैं जिसे. ठीक है, इसमें ग्राम सभा अप्रूव द प्लान प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट. ओके, बेसिकली उनको भी यार पता चले किस तरह लीडरशिप रहती है, किस तरह सरकार को हम चुन सकते हैं, कैसे क्या, वो अभी तक इन चीज़ों से वंचित थे. अब उनके लिए पेसा एक्ट ला दिया गया है, इसको पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज बोला गया है. ठीक है, ओके. सो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड 10% कोटा फॉर EWS कैटेगरी.
EWS category is our economically weaker section. The Supreme Court recently upheld the 10% quota for people belonging to economically weaker section EWS in admission and government jobs. तो सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली पिटीशन डाली गई थी कि जो 10% जो कोटा दिया जा रहा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि इट इज़ completely valid, and 10% quota was created under the Constitution Act, under the Constitutional Amendment Bill 124th, and this amendment bill took the form of 103rd Constitutional Amendment Act। बहुत इंपॉर्टेंट है 103rd Constitutional Amendment Act। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो किस चीज़ के लिए? 10% रिजर्वेशन टू द पुअर अमंग द जनरल कैटेगरी। ओके, अमेंडमेंट में ये जो अमेंडमेंट है आपका 73rd हो गया, 103 हो गया, इस तरह के 104th हो गया, 101 हो गया, 99th हो गया NJAC का। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें तो आप छोड़ ही नहीं सकते किसी की बात पे, ठीक है। अब आ जाता है फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये भी न्यूज़ में चर्चा में था काफ़ी, इसलिए हमने इसको ऐड करा है। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्रीड टू एग्जामिन द प्री चैलेंजिंग द एक्सपेंशन ऑफ restriction to right to freedom of speech and expression that was put in place by the first amendment to the Indian Constitution. The petitioner challenged that this amendment damages the basic structure doctrine. बेसिकली एक पटिशनर था, उसने इसको चैलेंज किया है फर्स्ट अमेंडमेंट को कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को हमारे डैमेज करता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन हमारे को अलग अलग केसेस में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा कि क्या है। और बेसिकली अगर लैंडमार्क जजमेंट पूछा जाए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रीन का, तो हम केशवानंदा भारती रिनोन्ड जजमेंट है, उसके बारे में उसे याद ज़रूर रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐसा क्या दिया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट में एक तो आपका आर्टिकल 15 को वो किया गया था चेंज, आपके राइट टू इक्वालिटी, लिबर्टी एंड टू प्रॉपर्टी वर रिस्ट्रिक्टेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। और आपका जो आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर क्लॉज 2 ऐड किया गया था जिसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को ऐड किया गया था। ये इससे रिलेटेड है, लैंडमार्क जजमेंट है इसका, द रमेश थप्पर केस। रमेश थप्पर केस में ऐसा हुआ था, अगर हम बात करें कि एक मैगज़ीन थी जिसमें ये कुछ लिखते थे सरकार के बारे में जो कि उन्हें नहीं पसंद आता था। बाद में सरकार ने इनको लताड़ा, इनको जेल वेल भेज दिया था। बाद में इन्होंने इसे चैलेंज करवाया किया कोर्ट में कि इन्होंने मेरे को इस तरह वो करा। तब बाद में इन्होंने गवर्नमेंट ने इसमें सेक्शन फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर 19th आर्टिकल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी ऐड कर दी कि तुम बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलोगे, तो थोड़ा सोच समझ के बोलोगे। तो रमेश थापर केस इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेंगे, लिख लेंगे। ओके, ये क्या हो गया? वेट, ओके। सो right to freedom of religion does not include fundamental right to convert. The Ministry of Home Affairs told the Supreme Court that the right to religion does not include the right to convert other people to a specific religion, especially through fraud, deception और coercion। तो मैंने ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ठीक है, क्योंकि अभी चर्चा में था ये न्यूज़ में काफ़ी, इसलिए हम इसके बारे में बात कर लेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट इंक्लूड फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट। अभी देश में अचानक से ना कन्वर्जन के, फोर्सफुल कन्वर्जन या आपको फ्रॉडली कन्वर्जन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसमें किसी को कुछ लालच दे के या किसी को दबाव बना के कन्वर्ट किया जा रहा था उनका रिलीजन, है ना। तो उस चीज़ को नोटिस किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नमेंट ने, और सुप्रीम कोर्ट से बोला कि इसके ऊपर कुछ अपना निर्णय दे। ओके, सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है, नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल 2022। सो NJCB 2022 is a private member bill that proposes major reform in the Indian judiciary। तो नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल है। सबसे पहले तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? अच्छा, दो तरह के बिल होते हैं, एक पब्लिक बिल होता है, एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है। पब्लिक मेंबर, ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल होता है जो कि एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है इन लोकसभा और राज्यसभा, इन पार्लियामेंट। और पब्लिक मेंबर बिल होता है जो होता है आपका, वो किसी मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया हो, ठीक है। ये इनका एक मेजर डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हम ये कह देंगे कि प्राइवेट मेंबर जो बिल होता है, प्राइवेट मेंबर बिल में 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ता है इंट्रोड्यूस करने से पहले, जबकि जो पब्लिक मेंबर बिल होता है उसके अंदर 1 हफ्ते का नोटिस देना पड़ता है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, ये जो बिल आया है ये किस किस चीज़ पे इफ़ेक्ट डाल रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो प्रोसीजर है, कोलिजियम सिस्टम, रिमूवल से और इनका जजेस का रिमूवल और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, ये इन सब के ऊपर
इफ़ेक्ट डालेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक 99th अमेंडमेंट एक्ट भी आया था। अमेंडमेंट क्या था कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने के लिए था वो एक्ट, अमेंडमेंट 99। बट हाउएवर दैट अमेंडमेंट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन फोर्थ जजेस केस। इन फोर्थ जजेस केस, तो ये केस ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जजेस केस लैंडमार्क केस है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था इस केस में कि नहीं, हम कोलेजियम सिस्टम से ही काम करेंगे, हम अभी आपकी जो अमेंडमेंट है इसे नहीं मानेंगे। ठीक है। द क्रिएशन ऑफ NJAC वॉज प्रपोज बाय कॉन्स्टिट्यूशन इन 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014। ठीक है। अच्छा, 2000 और 19 अक्टूबर 2015 के अंदर ही ये जो है फोर्थ जजेस केस आ गया था जिसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया था। ओके, तो मैंने ना एक ये पिक लगा रखी है यहाँ पे, आजकल बड़ी वायरल हो रही है, मुझे मिल गई थी इसलिए मैंने इस पर लगा दी। देखते क्या है। क्यों सरकार का क्यों है ऐसा पक्ष, क्योंकि वो कह रही है कि इसमें भी जुडिशरी में क्योंकि नेपोटिज्म आ रहा है बहुत ज़्यादा। 1979 में YV चंद्रचूड़ ने रिकमेंड किया था जैसे BN कृपाल जी को। उसके बाद 2000 में BN कृपाल ने रिकमेंड किया, जस्टिस BN कृपाल ने DY चंद्रचूड़ को, जस्टिस DY चंद्रचूड़। एंड देन इन 2022 जस्टिस DY चंद्रचूड़ रिकमेंड SB कृपाल हु इज सन ऑफ जस्टिस BN कृपाल। हाँ, इनको जो ये हैं, इनका मेरे को नाम याद नहीं है, बट हाँ इनको हाई कोर्ट के लिए रिकमेंड किया है, जज हाई कोर्ट में जज के लिए बाय जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो ये इसका लैंडमार्क जजमेंट है, ये इसका इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, इसे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। और जजेस का अपॉइंटमेंट, रिमूवल और ट्रांसफ़र पता होना चाहिए कैसे होता है, इम्पीचमेंट कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। न्यू जेंडर रिफॉर्म लॉज ऑफ स्पेन एंड स्कॉटलैंड। Scotland and Spain have recently passed a gender reform law to make it easier for individuals to change their legally registered gender without requiring any medical supervision. तो स्कॉटलैंड और स्पेन में एक लॉ पास हुआ है हाल ही में, जिसमें कि वो लोग अपना लीगली जो रजिस्टर्ड जेंडर है उसे चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकल सुपरविजन। मतलब ऐसे किसी बंदे को अपना जेंडर चेंज करना है तो मतलब उसे अब कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, कोई लीगल मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है ना। उसे डायरेक्ट अपना लीगली मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स में वो अपने आप को जो जेंडर शो करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है। तो द पासिंग ऑफ द जेंडर रिकग्निशन रिफॉर्म बिल मेक्स स्कॉटलैंड द फर्स्ट कंट्री इन द UK टू अप्रूव द सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस फॉर चेंजिंग जेंडर। हाँ, तो ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है ना, जो इसी को कहते हैं कि बंदा अपना जेंडर खुद चूज़ कर लेगा कि मुझे क्या जेंडर में रहना है, पता नहीं। हाँ, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अपना जेंडर खुद बंदा, अगर मेल है वो चाहेगा कि वो फीमेल बनना चाहता है, खाली बोलेगा वो मुँह से कि मैं फीमेल हूँ, ठीक है, तो मानना पड़ेगा उनको लीगली कि आप फीमेल हैं। कोई बात नहीं, होता है ऐसा भी। ठीक है। बेसिकली इसमें ना जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, तो स्पेशली ये उनके लिए किया गया है ना। चलो नेक्स्ट है INS अरनाला, इंडियन नेवीज फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडिजीनियस, ठीक है। द इंडिजीनियस मतलब कि जो अपने घर में बिल्ड हुई है, इंडिया में ही बनी है। ठीक है। द इंडियन नेवी लॉन्च द इंडिजीनियसली बिल्ड शिप INS अरनाला एट द शिप बिल्डिंग फैसिलिटी ऑफ लार्सन एंड टर्बो LNT इन चेन्नई कट्टुपल्ली। ओके, दिस वॉज बिल्ड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। आईलेट के एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं इस तरह की चीज़ कि किसने, कौन था बनाने वाला। ठीक है, तो ये इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ। देन अर्बन 20 इवेंट टू बी होस्टेड बाय अहमदाबाद अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो कौन सा इवेंट था जो कि हैदराबाद में, अहमदाबाद में होस्ट किया गया था बाय अहमदाबाद। तो अर्बन 20, क्यों, क्या है अर्बन 20? बेसिकली U20 is provides a platform for cities from G20 country to discuss important issues of urban development including climate change, social inclusion, sustainable mobility, affordable housing and financing of urban infrastructure and propose collective solution. The Ministry of Housing and Urban Affairs is organizing the Urban 220 event during India's G20 presidency.
तो क्लाइमेट चेंज, सोशल इंक्लूजन, इन चीज़ों पर बात करने के लिए जो G20 की कंट्रीज़ हैं, G20 कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस साल क्वेश्चन भी आया था, G20 की नहीं G7 की पूछी थी, बट G20 की आपको पता होनी चाहिए। नहीं, G20 की पूछी थी इस साल, आई थिंक G20 की पूछ ली थी। तो आपको पता होना चाहिए मेंबर्स कितने हैं G20 के अंदर या G7 के अंदर। ठीक है, इन चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए इस इवेंट को होस्ट किया गया अहमदाबाद में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन स्टील। तो इंडिया बेस्ड कल्याणी ग्रुप हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कॉल्ड कल्याणी फेरेस्टा। तो ग्रीन स्टील क्या है? देखो, अपना आजकल बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है। अब COP26, COP27 जो ये भी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, इतनी सारी नेशनल इंटरनेशनल, सारी इन्वायरमेंट के लिए हो रही है। इंडिया ने भी हमारे एक वो ले रखा है कि हम 2070 तक नेट कार्बन ज़ीरो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये उसके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण उसके लिए कदम है। व्हेन स्टील इज़ मैन्युफैक्चर्ड विदाउट यूजिंग फॉसिल फ्यूल देन इट इज़ कॉल्ड स्टील, ग्रीन स्टील। ठीक है, बिना फॉसिल फ्यूल के अगर किसी स्टील को मैन्युफैक्चर किया जाए स्टील को, तो उससे लो पोल्यूशन होगा, जाहिर सी बात है, तो उसे बोला जाता है ग्रीन स्टील। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज लाइक हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी और कोल गैसिफिकेशन इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल कार्बन इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग रूट। ठीक है, तो कल्याणी फेरेस्टा नाम याद रखना है। ठीक है, और इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन स्टील है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ये जो बाकी की बातें होती है ना, ये आपको कहानी की तरह एक दिमाग में बैठ जाए, ये बात इसलिए बताई जाती है क्योंकि अगर उसके बारे में ज़्यादा बात होगी या आपसे अगर मैं कहूँगा कि उसके बारे में आप मुझे कमेंट में कुछ बताएं, तो उससे ना आपके दिमाग में वो चीज़ और ज़्यादा समय तक बैठी रहेगी, बस इसलिए कहा जाता है। अदरवाइज़ कोई कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी उतनी। ठीक है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की सर को मिल गया है, हमारे करेज, इनको करेज पुरस्कार भी मिला था ना, पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स पर्सन इन्हीं को दिया गया है। पूरा यूक्रेन ख़त्म करवा दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। पर स्लाइड की ओर, ईस्ट टिमर टू बिकम 11th मेंबर ऑफ आसियान। तो ये है क्या? ASEAN, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ साथ ना हमारा साथ का लीगल स्टैटिक जीके काफ़ी ज़्यादा कवर करना पड़ता है हमें, उसी में से क्वेश्चन बनता है। अब हमें आसियान के बारे में पता होनी चाहिए कुछ बातें, जैसे कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जकार्ता में, इंडोनेशिया। अभी तो लेटेस्ट कंट्री ईस्ट टाइमर है, इससे पिछली कंट्री कौन थी? कंबोडिया। ठीक है, अच्छा, किसी एक कंट्री को ऑब्जर्वर स्टेटस मिल रखा है, तो किसे मिल रखा है? पापुआ को। ठीक है, पापुआ ऑब्जर्वर है आसियान की। 14th सेक्रेटरी जनरल कौन है आसियान के? लिम जॉक हुई। कौन है? लिम जॉक हुई। फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ आसियान के किसे कहा जाता है? आसियान डिक्लेरेशन और बैंकॉक डिक्लेरेशन। क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं। लास्ट ईयर अभी जो पेपर हुआ है DULLB का, उसमें G20 से रिलेटेड क्वेश्चन आया ना, तो क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, या तो फाउंडिंग मेंबर्स पूछेगा, फाउंडिंग डॉक्यूमेंट पूछेगा, बैंकॉक डिक्लेरेशन, उसे आसियान डिक्लेरेशन भी कहते हैं, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, सेम चीज़ है। और आसियान डे कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को हर साल मनाया जाता है आसियान डे। ठीक है, मोटो क्या है आसियान का? मोटो पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। तो ये इसका मोटो है। तो इस तरह जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो हमारे को साथ का लीगल स्टैटिक पोर्शन भी हम कवर करना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान इज़ रीजनल ब्लॉक फाउंडेड ऑन 8 अगस्त। बहुत रेयर चांस है कि ये डेट पूछी जाए। बैंकॉक, थाईलैंड। इट्स मेंबर स्टेट्स आर ब्रुनेई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, ईस्ट टाइमर टू बिकम, टिमोर पढ़ते हैं टाइमर पढ़ते हैं पता नहीं, ईस्ट टिमर टू बिकम 11th मेंबर ऑफ आसियान। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम अपनी ख़त्म करते हैं। इसकी दूसरा पार्ट भी आएगा, उसमें बाकी करंट अफेयर कवर किए जाएंगे। तो तब तक के लिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई, अभी तक हो वीडियो पे, तो लाइक कर देना। और कहीं पे
आपकी राय मांगी जाए तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई क्वेरी है आपके पेपर से रिलेटेड, कोई भी डाउट, उसे कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और अगर वीडियो दोबारा देखनी हो, पार्ट 2 भी देखना हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।